आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं मौजूद हूं एमआईएम के प्रवक्ता कहे जाने वाले बेबाक तर्जुमान हैं आरिफ हुसैनी साहब, माजी नगर सेवक भी हैं और बड़ा बेबाक कहते हैं, बड़ा बेबाक खुलकर कहते हैं। ये बेबाकी के लिए मशहूर है कि खुलकर कहते हैं और मैं नाचीज़ भी इसलिए मशहूर हूँ कि मैं खुलकर पूछता हूँ। चलिए आज बहुत खुलकर बात होंगी और आज मैं आपको तमाम दर्शकों को बता दूं, जो तमाम फॉलोवर्स हैं, कि देखिए इससे पहले मैंने उनसे एक इंटरव्यू कवर किया था, उसमें चंद बातें अधूरी रह गई थी। बस उसी कमी को पूरा करने के लिए मैं आज उनसे बातचीत करने जा रहा हूँ। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि टोटल मैदान में उम्मीदवार हैं वो कितने हैं और आपकी सीधी टक्कर किससे? देखिए, उम्मीदवार कितने हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता जी, लेकिन हर किसी को इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का। जैसा कह रहे संविधान ने हक दिया है, संविधान ने हक दिया है। संविधान के 4 वर्ष कभी पलट के पढ़े नहीं, प्रेमबल में क्या लिखा, लेकिन संविधान का नाम बराबर लेती। तो ठीक है, संविधान ने अगर आज़ादी दी है तो बहुत लोग खड़े हैं, कम बेश 35-37 उम्मीदवार खड़े हैं। जीवन राजपूत साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, हर्षवर्धन यादव साहब खड़े हैं, संजय जगताप साहब खड़े हैं, चंद्रकांत खैरे साहब खड़े हैं, भुमरे साहब खड़े हैं, ऐसे कई साहब खड़े हैं जी। और जैसा आपने कहा कि हमारी टक्कर किससे, ये जितने लोग खड़े हैं ये हमारी टक्कर में है ही नहीं। क्यों? तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अवाम के और जनता के जो मुद्दे होते हैं वो इनके पास में है ही नहीं। आप जैसा कह रहे हैं टक्कर किससे, हमारी टक्कर बेरोज़गारी से है। नौजवान धड़ल्ले से इंजीनियरिंग पास करके डिग्री कोर्सेस लेके सड़क पर आ रहे हैं, नौकरियां बिल्कुल नहीं है उनको। हमारी टक्कर इससे है, बेरोज़गारी से हमारी टक्कर है। महंगाई चरम सीमा को पड़ गई जाके, हमारी टक्कर महंगाई से है। आज आप जाके देखो कि प्लेटों में से खाना गायब हो गया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है, इन 10 सालों के अंदर महंगाई कहाँ थी कहाँ को चले गई। 65 रुपये का तेल 110 रुपये चले गया। सर, मैं पेट्रोल आपको बीच में, लेकिन उन्होंने अनाज भी फ्री कर दिया। देखिए, अनाज फ्री देना इस बात का सबूत है कि तुमने 80 करोड़ लोगों को भीख की धारा में लाके खड़े कर दिए। अगर ये लोग रोजगार होता तो बताओ मेरे को, क्या तुम्हारा दिया हुआ दया का 5 किलो अनाज लेते थे क्या? वो बिल्कुल नहीं लेते थे। इन्हीं मुद्दों से हमारी टक्कर है, महिलाओं की सुरक्षा से हमारी टक्कर है। और जो हमारी बहन बेटियां मराठवाड़ा के शोबे से हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए औरंगाबाद जैसे ज़िले में आते हैं, उनके लिए कोई लेडीज़ हॉस्टल है, उनके लिए कोई वसाइल पढ़ाई के, ऐसे मुद्दे हमारे पास में मौजूद है। और कितने किसानों ने आजकल मराठवाड़ा में औरंगाबाद में खुदकुशी करी। ये जितने 35-37 लोग लड़ रहे हैं, एक बार भी किसान का नाम लाते हैं क्या? लाते हैं एक बार भी? स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उस कमीशन को लागू करने कभी किसी ने बात की है क्या? ये मुद्दे हैं हमारे, इन मुद्दे पे हम इलेक्शन लड़ने गुजारे। इसलिए ये अक्कर टक्कर की बात है उधर ही रखना, इनके पास ही रहने दो, लड़न दो इनको, आपस में एक दूसरे टकरा कर दो, लेकिन हमारी मुद्दे इन मुद्दों से टक्कर है हमारी। सर, इससे पहले चुनाव में आपको वंचित बहुजन अघाड़ी का साथ था, आज नहीं है, फिर वो एक बात मैं दोहरा रहा हूँ। और हम भी सर, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं सर, वंचित बहुजन अघाड़ी भी धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, कहने का उनका दायरा बढ़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इससे कोई आपको मतलब खतरा हो सकता है या कुछ ऐसा सियासी नुकसान हो सकता है? देखिए, वंचित बहुजन अघाड़ी, जब आप वंचितों की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि वंचितों की सियासत हम कर रहे हैं, दबे हुए कुछ लोग कर रहे हैं, तो बताओ मेरे को, आप महाराष्ट्र के अंदर और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वंचित कौन है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता ने जब संविधान को लिखा तो आपको तो संविधान के अंदर रिजर्वेशन दे दिया, आपको रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया। उसके बलबूते के ऊपर तुम्हारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन चल जाते, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से, जो पार्टी से वो। लेकिन वंचित कौन है? मुस्लिम समाज है। क्या किया आपने? इंसाफ हमारे साथ होना चाहिए था, इंसाफ ही नहीं कर पा रहे आप, इंसाफ ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए, और देखिए पिछले टाइम हमारा अलायंस था, वो अलायंस क्यों नहीं था, कई बार इसके ऊपर तबसर हो चुका। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब को जो 5 साल का वक्फा मिला, इम्तियाज़ जलील साहब को जो 5 साल की आपने अरसा दिया काम करने का, पार्लियामेंट के अंदर अगर वंचितों का मसीहा बनकर, वंचितों की आवाज़ बनकर के उभरा, तो वो वाहिद एक लीडर का नाम है इम्तियाज़ जलील, जिसने वंचितों की आवाज़ को उठाया, जिसने हर पीड़ित समाज की आवाज़ को उठाया, जिसने किसानों की आवाज़ को उठाया, जिसने वृद्धाओं की आवाज़ को उठाया, जिसने महिलाओं की आवाज़ को उठाया। ऐसा कौन सा शुबा है पार्लियामेंट का जो आवाज़ नहीं उठाया? यहाँ पर तो कुछ काले अक्षर भैंस बराबर लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने से क्या होता, रिजल्ट क्या निकला? काला अक्षर भैंस बराबर। अरे मेरे भाई, जहाँ कानून बनते हैं वहीं आवाज़ उठाना पड़ता। आपको अखाड़े में पहलवान को पटकने के लिए नहीं भेज रहे, पार्लियामेंट में अपनी बात करने के लिए भेजा जा रहा है। ज़ाब्ते मालूम नहीं, पार्लियामेंट की कार्य प्रणाली मालूम नहीं, उठाए जबान, लगाए तारक को, दिखा मैं घाक में, लगे कुछ भी बोलने को। सर, एक बात, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कहते हैं
जो बाशऊर है, जिनको सियासी शऊर है। सर एक बात कि इम्तियाज़ साहब ने आज जिसको जैसा आपके पार्टी ने उनको समर्थन दी थी आकुला में, ठीक है सर, तो 5 साल में आप क्या कर रहे थे? आप 5 साल में आपने दोस्ती की परवाह चढ़ाने की कोशिश, एंड टाइम पे क्या इसको सियासी मुफाद परस्ती नहीं बोलेंगे सर? देखिए, इलेक्शन जब आते हैं तो इलेक्शन के हालात, इलेक्शन के समीकरण और इलेक्शन के तकाज़े अलग होते हैं। लेकिन जब आपने मुंतखब करके दिया, फिर वही तो बात आपको सुना रहा हूँ, 5 साल में क्या किए। अरे वंचितों के बीच में हम ही गए, वंचितों के दुख दर्द को हम ही ने समझा, वंचितों की तड़प हमी को है, वंचितों के सारी समस्या हमारे पास में। जिनको आप कह रहे हैं कि वंचित से तकलीफ होंगी क्या, वंचित से नहीं होगा क्या? वंचित समाज के वंचित बहुजन अघाड़ी ने जिनको टिकट दिया, एक सीधा सवाल आप उनसे जाके करो कि कितने प्रोग्राम अभी तक तुमने वंचित समाज में लगाए, कितनी सभाएं तुम्हारी वहां पर हुई, कितने प्रोग्राम है, क्या वजह नहीं ले रहे वहां पर जाके आप? सर उनके कन्नड़ गंगा पे दौरे तो हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाषण में। दौरे का सवाल नहीं हो रहा। वंचित बहुजन अघाड़ी किनकी पार्टी है? दलित समाज तो कहा कितने बताइए कितने प्रोग्राम है वहां पर? प्रोग्राम तो इम्तियाज जलील साहब के हो रहे हैं। बालूजी में जाके देखो तो दलित समाज इम्तियाज जलील के प्रोग्राम ले रहा है। एकनाथ नगर में जाके तो इम्तियाज जलील साहब के प्रोग्राम हो रहे हैं। अम्बेडकर नगर में जाके देखो तो इम्तियाज जलील साहब के प्रोग्राम हो रहे हैं। ये क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ टिकट दे दिया गया इनको, बेवकूफ़ बना रहे इनको, पार्टी के लोग इनका साथ नहीं दे रहे, सब अपने अपने खेमों में बढ़ गए जाके, ये हकीकत है। लेकिन 5 साल जो हमने काम किया, जो वंचितों के बीच में जाके हमने काम किया, दलित समाज के बीच में काम किया। और एक बात मैं खास आपको बताया तो, जी बोलिए। कमोबेश 100 के आसपास समाज मंदिर पूरे ग्रामीण में इम्तियाज जलील साहब ने बना के दिए। जहाँ पर सबसे पहले सड़कों की ज़रूरत थी तामीर करके दिए। जहाँ पानी की समस्या थी टैंकरों से पानी को भिजाया, ये काम किया इम्तियाज जलील साहब ने। लासल गांव में, ये गांव में आप जाके मालूम कीजिए, हम पर्सनल जाके मालूम करें कन्नड़ में। जैसा आपने जो समाज घर का बात किया, सवाल ठीक है, आपने 15, 20, 100 कितने बोले आपने? 100 बोले, कितने बोले? 100 के लगभग। 100 लगभग। सर सवाल ये है कि फिर हमारे मुसलमानों के पास शादी घर कितने बनाए आपने? शादी घर का सवाल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सुनिए मेरी बात, आप क्या कर रहे हैं? दलित समाज की वंचितों की बात कर रहे हैं ना जी। जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत थी वो सबसे पहले बनाया गया। जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो बनाया गया, तो क्या ग्रामीण में काम नहीं करना? अगर जो लोगों ने साथ दिया, वहाँ तक हमारी कसरत, अगर हमको वहाँ तक जसरत हमारी पहुँचने की, और पहुँच के अगर उनको सही से, अगर हकीकत में समाज मंदिर की ज़रूरत है, तो क्या कहने का मतलब नहीं बनाना? अब क्या ग्रामीण से लाके आप शहर से जोड़ने की बात करेंगे? ग्रामीण में सड़क बंद बोलेंगे, आप किराड़पुर क्यों नहीं बनी? किराड़पुर में बनाया था, बोलेंगे बैजापुर में क्यों नहीं बना? देखिए, इलेक्शन जब जैसे एक बार आपने मुंतखब करके दे दिया, तो इंसाफाना तौर के ऊपर, मुनसिफाना नज़र रख के इम्तियाज जलील साहब ने सारे समाजों के काम किए। सर आज जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जो बात बहुत ज़ोर शोर से उठ रही है, पहली बारी में आपसे पूछा था मैंने, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बहुत हल्के फुल्के अंदाज से जवाब मिला था। मुझे कुछ लोगों ने कहा है, जो हमारे फॉलोवर्स हैं, उन्होंने कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब बोलिए, शारिफ नशमिन साहब बोलिए, या ख्वाजा इम्तियाज साहब बोलिए, ज़रा खुल के पूछो। बोले अंतर साहब, आप घुमा फिरा के मत पूछो कि मुग़ल मुसलमान थे, 950 साल कांग्रेस हुकूमत करे, तो मुग़लों को आप मानते क्या? मतलब ये मत बोलिए आप कि वो चले गए, आप कितना मानते, कैसा मानते? मैं आपको इससे पहले भी जवाब दिया, 1000 बार भी पूछेंगे तो जवाब बोलेंगे कि मुग़लों ने जितने साल यहाँ पर शासन किया, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। ना कोई हिंदू का बानी कर सकता है लीडर, ना कोई दलित समाज के लीडर कर सकता। हिंदुस्तान भारतवर्ष में बसने वाला कोई इनकार नहीं कर सकता। ये होगी बात जी। अब जब मुग़लों ने अपना दौर में आए, अपने दौर में उन्होंने हुकूमत करे, किसी ने अच्छी किया, किसी ने बुरी किया, किसी ने सही किया, किसी ने गलत किया, तारीख़ के औराक़ में सब पेवस्त है। आज है तौबा का की मनाई जा रही है। आज मुद्दे क्या है हमारे सामने? किन इश्यूज़ पे बात होना चाहिए? मुग़लों दौर के ऊपर बात करते हैं, 900 साल की तारीख पे इलेक्शन हो रहा है कि? सर एक बड़ा तल्ख सवाल, ये मेरा नहीं है, देखिए ये हज़ार लोगों का है, मगर कहते हैं ना किसकी पूछने की हिम्मत नहीं होती। लोग बोलते हैं यार पता नहीं क्या झगड़ा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएंगे। जैसा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बात बयानात आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, क्या ख्वाजा साहब अभी बोलो बाद में बोलो, कभी औरंगाबाद अपने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे जाकर ज़ियारत करेंगे? बहुत कड़ू और बस साफ़ सुथरा सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बहुत साफ लफ्ज़ों में इसका जवाब खुले तौर पे दे दे रहा हूँ। ये जो लोग बातें कर रहे हैं, ये लफंटरी बातें कर रहे हैं, ये चंद लोग हैं, हज़ारों लोग का सवाल नहीं है। हमको सब दिख रहा है, छातिया कौन पीट रहा, कि कोसरा कौन, सुहाग किसका लूट रहा है, चूड़िया कौन फोड़ रहा, ये सब हमको दिख रहा। देखिए, सैयद इम्तियाज़ जलील साहब सैयद सादात है, इनके ही शिजरा बुजुर्गान दिन से मिलता, जो आवाज़ उठा रहे ये लंगरों पे जीने वाले, हमसे सवाल करिए लंगरों पे जीने वाले। दूसरी चीज़ सुन लीजिए आप कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो बात आप कह रहे हैं,
कि मैं इनको बांधते मैं तो कह दिया कि सैयद सादात इम्तियाज़ जलील साहब है। शिजरे अगर जाके देखेंगे तो सारे बुजुर्ग से सैयदों की सादातों की चीज़ मिलते हैं, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने जो बात की और जो बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, इम्तियाज़ जलील साहब ने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया वो रज़ाकारों के ताल्लुक़ से किया, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से नहीं किया। फ़तेह आलमगीरी रहमतुल्लाह अलैह को सब मानते और जानते हैं, सिवाने हयात उनकी मौजूद है। आप इस पे अमल करते क्या? टोपियाँ बुन के ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, कुरान शरीफ की आयतें लिख के। यहाँ तो जब तक धंधा नहीं हुआ स्टेज पे नहीं चढ़ते, यहाँ तो जब फ़ायदा दिख रहा करके जा रहा, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम उठाया जा रहा और फ़ायदा दिख रहा करके इल्ज़ाम लगाया जा रहा। सर फिर सवाल ये है फिर प्रेस के सामने जब भी मौका मिलता है तो ख्वाजा साहब ये ऐसा इजहार क्यों नहीं करते कि हाँ मैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ? क्यों नहीं कहा? एक दो जुमला मतलब क्या जाता है? मेरी एक बात सुनिए, ज़बरदस्ती आप किसी के मुंह में कोई अल्फाज डालने कोई कौन होते आप टेस्टिंग करने वाले? नहीं भाई, एक सेकंड सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप क्या बॉस है जो लोग, मैं लोगों की बात कर रहा, ये जो चंद, मैं पहले भी आपका जो मुट्ठी भर 1 डजन लोग है, ये सारे सवाल माहौल चल रहा है ना, कोई माहौल ख़राब नहीं होता। अभी इलेक्शन 4 तारीख को 13 तारीख को हो जान दो, 4 तारीख को पूरा आईना सामने आ जाएगा। ये जितने छात्या पीटा ना मुँह नहीं दिखेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब को सब समझता जी, इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से ही हम बात कर रहे हैं जी। कौन बुजुर्गान दिन की बेइज्जती बेरुमती कर रहे बताओ सर? वो क्यों नहीं बोलते सर? नहीं वो बोल रहे, ये बोल रहे का सवाल नहीं, किसने किया बताओ? तुम्हारे पास में हज़ारों मसला है, सारे मसलों का सवाल हमसे ले लेते क्या? लेकिन बुजुर्गान दिन से किसको बाहर है बताइए मेरे को। उसके बाद में वली अल्लाह से किसको बाहर है बताइए मेरे को। बताओ ये मेरे को ऋषि और मुनियों से किसको बाहर है? अरे ये तो सूफी संतों की सरजमीन है, कैसा बाहर करेंगे कोई किसी से? लेकिन अगर एक बाबा आदम के ज़माने की आप बात करेंगे, रज़ाकारों का दौर, रज़ाकारों के मायने क्या है, रज़ाकारों का दौर कौन सा था, आपको मालूम है क्या कि ये गैर समाज के अंदर इस बात का मतलब क्या निकलता? रेडिकलाइजेशन की तरफ लेके चल जाते हैं, इस बात को कट्टरता की तरफ लेके चल जाते हैं। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। तो क्या हिकमत अमली से किसी बात को नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं बताऊँ ना, क्या हिकमत अमली से कोई बात को नहीं करना चाहिए? क्या हिकमत अमली का इस्तेमाल, दूरअंदेशी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? एक काबिल पढ़ा लिखा इस्तेमाल कर सकता है इस बात को, लगे जाहिल छातियाँ पीटने को, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यूँ क्यों बोल दिए, अब तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं रहा, हमारा तुमसे ताल्लुक़ नहीं रहा। सैयद सादात है इम्तियाज़ जलील साहब, शिजरे हमारे मिलते हैं तुम्हारे नहीं, शिजरे हमारे ही मिलते हैं तुम्हारे नहीं, इतनी बात याद रखो। सर सवाल ये है कि जैसा वो छोटा क्लिप आपने देखा होगा कि ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हम शिवाजी महाराज के मौड़े हैं, तो फ़ख्र अंदाज़ ये भी होना चाहिए कि मुग़ल हमारे थे, हमारे हैं, इन्होंने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया। एक बात मैं आपको साफ तौर पे कह दे रहा हूँ, ये सियासी तौर पर मज़ारों पे जाके फ़ोटो खिंचाने वाले, इससे पहले जब अकबर अवीसी साहब आज से 3 से 4 साल पहले आए थे जी, इम्तियाज़ जलील साहब ही लेके औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे गए थे। लिख लो अपनी ये बात, ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे पे कह रहा हूँ। मक्कारों को सब मालूम है, लेकिन समझ रहे लोग मूर्ख हैं, लोग भूल गए होंगे। और तुम जब बाद में गए तो तुम गंदी राजनीति करने के मकसद से गए वहाँ पर, हम ताज़ीम के लिए गए थे, तुम गंदी राजनीति करने के लिए गए। लेकिन एक बात याद रखना, शहर के लोगों ने इत्तेहाद के नाम के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है। इत्तेहाद के नाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा इम्तियाज़ जलील साहब को खासदार बनाने जा रही है। ये ऐसे आएंगे पाओगे, कई आएंगे, कई छातियाँ पीटेंगे और कई तरह तरह की बातें करेंगे। मेरे को आज बताओ, इलेक्शन लड़ रहा कौन, छातियाँ पीट रहा कौन, इलेक्शन किसका चल रहा, उम्मीदवार कौन, कोस रहा कौन? भैया छातियाँ पीटने का कुछ मौजा मिल रहा क्या? सवाल ये साहब, जब शरीयत की बात आती है, बुजुर्गानी की बात आती है, तो कैसा भी गए से गए मुसलमान साहब, उसका तो दिल दुखता है ना सर। देखिए दिल हमारा भी दुखता, दिल आपका भी दुखता, लेकिन इनका दिल सिर्फ मतलब से दुख रहा। ये आपका तर्क है, मतलब ये हकीकत है। ये मैं तो आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले अकबर अवीसी साहब के साथ कोई वहाँ पर गया था तो इम्तियाज़ जलील साहब लेके गए थे अकबर अवीसी साहब को। हम ताज़ीम के मकसद से गए थे, तुम गंदी राजनीति के मकसद से इसका इस्तेमाल कर रहे। ये है सीधा सवाल हमारा। हमको क्या कच्ची गोटा खेलने वाले समझ रहे, ला रहे उठा के ऐसा हो गया वैसा, सिर्फ हवा को परागंदा करने कुछ लोग कोशिश कर रहे। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जी असेंबली की ज़मीन तलाश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनके मंसूबे रहेंगे। जब असेंबली का वक्त आएगा ना, इनको सब बता देंगे बुजुर्गाने दिन कि हमको पास में एहतराम कितना है, हमारे पास सूफियों का एहतराम कितना है, हमारे पास में सारे समाजों का एहतराम कितना है। और जो लोग इत्तेहाद के दुश्मन हैं, जो लोग एकता के दुश्मन हैं, जो लोग भाईचारा नहीं होने देना चाहिए, वो टोला तो सामने दिखाई दे रहा है। बड़ा आसान है अब इनको निपटना, और इंशाल्लाह इनको निपट के बताएंगे। सर एक मतलब सोशल मीडिया पे ये भी बहुत आरोप, बहुत गर्दिश कर रहा है
जब वो खैर बार बार वो मसला आ ही जाता है, किराड़पुरे का दंगल का मसला, कॉम्बिन ऑपरेशन करो, ये करो, वो करो, और कहने का मुस्लिम बच्चे थे, उनको पुराना वीडियो भी आता है कि मुस्लिम समाज थे, दूसरा ग्रुप में थे। साहब इसका तो ये तो बड़ी ऐसी सच्चाई है कि ये मीडिया पे मौजूद है ना, इसको हम नकार कर सकते। मेरी बात सुनिए आप, जिस वक्त वहाँ पर घटना घटी, जिस वक्त तशद्दुद का माहौल पैदा हुआ जी, सर फिरे लोगों का जमा हो गया जी, जितने सूरमा सवाल कर रहे, अगर सही माई के लाल थे तो क्यों नहीं आए वहां? दो जवाब। क्यों छुपते क्यों? तुमने क्या जिगर नहीं था तुम्हारे पास? क्यों नहीं आए वहां अमन पैदा करने के लिए? हमने क्या बोले, छोड़ो हमारी बातों को, तुम क्यों नहीं आए? आज जो छातियां पीट के सवाल कर रहे, बहुत अपने आप को सूरमा बता रहे, जब क्या थे, क्यों नहीं आए? कल का वाकया, कल हमारा प्रोग्राम किराड़पुरे में बम्बई के पास चल रहा था जी, आपके घर के बाजू में जी, बम ब्लास्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हो, बम नहीं, सब हो गया, गैस सिलेंडर, हाँ जी, हाँ, गैस सिलेंडर फटा, फटने ही वाला है वो जी, हाँ जी, फटने ही वाला है वो, जी, फट गया, हो गया एक्सीडेंट। हाँ अखलाकी तौर पर, इंसानी तौर पर प्रोग्राम को हमने तर्क करे, जी, पूरे लोग उठ के वहां पर मौजूद हो गए, हादसे पे पहुंचे हम। कौन पहुंचे वहां? आप मौजूद थे वहां, पूरे इमाम के लोग आ गए वहां, इसाक हाजी साहब, हम सब लोग पहुंच गए, जागीरदार साहब वहाँ पर मस्जिद के लोग भी आए थे ना, अफसर खान साहब भी आए थे। ये गलत बात कर रहे हैं नहीं, आप आए ना। टोटल गलत बात कर रहे हैं। हिंदी फिल्मों की बात मत करो। ना, आए ना, तबाही के टाइम पे सोशल मीडिया पे है ना। अरे तबाही के टाइम पे हम रहेंगे और बाद में आके हिंदी विलन के साथ कहेंगे तो वो कसीदे हमके पास क्यों पढ़ रहे हैं आप? पढ़ रहे साहब, हम आपको बोले कि जब वहां पर तबाही मच रही थी, जब वहां पर तबाही हो रही थी, आतिशबाजी हो रही थी, वहां पर सबसे पहले इमाम के लोग पहुंचे। कौन पहुंचे? जी, इमाम के लोग पहुंचे। बाद में तो तमाशा देखने को बहुत लोग आते हैं जी, उनको क्या हमदर्दों में गिन लेंगे क्या? यही हमारा कहने का मतलब है कि मौके वारदात पर पहुंचना, अपने आप को जोखिम में डालना, और जितने बेचारे मजलूम हैं इनके पास पूरी मदद करना, ये काम अगर कोई करती है तो सिर्फ एमआईएम पार्टी करती है, एमआईएम पार्टी के लोग करते हैं। सर एक सवाल ये भी गर्दिश कर रहा है कि खासदार साहब ने 5 साल में कितने स्कूल बनाए, चलिए वो छोड़ दिए, वो उद्घाटन हुआ था वो छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो है तो जैसा जकरिया साहब है, अब्दुल अजीम साहब है, ये भी आमदार रह चुके थे, इन्होंने 70-72 स्कूल कायम करे, इनके 5 साल के आमदारगी के थे, 5 साल के खासदारगी के थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, ये बहुत तल्ख सवाल है, ये जनता के बीच से निकल के आ रहा है, सोशल मीडिया के से, उसी से कह रहा हूँ। नहीं तो कहेंगे कि भाई आप आरोप लगा रहे, भाई इन्होंने को 2 स्कूल कायम कर देना था, कॉलेज कायम कर देना था, ताकि चलो एक फ़ायदा हो जाता। देखिए, कॉलेज कायम करना, स्कूल कायम कर देना था, सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त आप चुप कह रहे, होना भी चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे को एक बात बताइए कि पार्लियामेंट के अंदर ज़िला परिषद के स्कूलों की हालत ज़ार का इशू किसने उठाया? खासदार साहब ने, वो तो है, इसमें कोई शक। एजुकेशन के ऊपर भी वही उठा रहे, भुखमरी के ऊपर भी वही उठा रहे, किसानों की खुदकुशी की आवाज़ भी वही उठा रहे। और जब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने का मतलब और मकसद इनको समझता है क्या कुछ? ये क्या मजमे में तोती बोलने वाला काम होता है क्या? जब आप पार्लियामेंट के ऑन फ्लोर के ऊपर जब आप बात करते हैं तो पूरी बात रिकॉर्ड पे जाती है, रिकॉर्ड पे जाने के बाद में संबंधित पूरे कार्यालयों को वो आ जाती है, और वहाँ से पूरा बाइफर्केशन हो गया पूरा जिला परिषद तक इस बात को, इसके ऊपर अमलावरी भी होना शुरू हो गई। कितने स्कूलों के पूरे एस्टिमेट बन चुके हैं आपकी मालूमात के लिए, जो स्कूलों की हालत जार थी उसके लिए फंड और पैकेज भी मिल गया। नहीं सर, सवाल मेरे सवाल आप देखिए, एक सवाल ही है, पर उन्होंने आप पर्टिकुलर स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, और हम देखिए जो सवाल कर रहे हैं उनका सवाल है दर्द तना, और हमारा दर्द है दर्द जमाना। क्या बात, ऐसा लग रहा है होशियार है जड़ा साहब। नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। अब अगर अकल में बात ही नहीं घुस रही तो घुसाओ किधर से मैं? तो जो सवाल करते वो तनहा बात करते, और हमारे सीने के अंदर सारे जहां का दर्द है। हम फैज सबको पहुंचाना चाहते हैं। इम्तियाज़ जलील साहब एक प्यासे को पानी पिलाने की बात नहीं कर रहे। इम्तियाज़ जलील साहब जब पूरे 22 लाख लोगों का नेतृत्व करे तो चाहते हैं कि 22 लाख लोगों ने प्यासे नहीं रहना चाहिए, ये फ़र्क है। सर आज एमआईएम का जो नाम है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, यानी कहने का एक मुस्लिम नुमा पार्टी, हरा झंडा तारे, सर ऐसे आज तो तंग नज़री का माहौल है, फ़िरका परस्ती का आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से। ऐसे में एक मुस्लिम नुमा पार्टी मजलिस एमआईएम, कुछ सारे एक आम जो लोग हैं फ़िरका परस्ती नज़रिए रखने वाले, कैसा जीत के आएंगे, कैसा वोट मिलेंगे? ये बहुत अलग अजीब गरीब सवाल है। यही सवाल पिछले टाइम पे भी था, ऐसे भी लोग परेशान थे, कैसे जीतेंगे कैसे जीतेंगे? जीते ना। और कलर का किसी की जागीर है क्या? सारे कलर अभी हमने ले लिए, भगवा भी हमारा है, उदा भी हमारा है, पीला भी हमारा है, सारे हमारे। झंडा हरा है सर। अरे झंडा तो बुलंद रहेगा इंशाल्लाह, वो तो रहेगा ही कायम, सब जिलाल का सब जिलाल का रहने वाला है वो। लेकिन जब अभी हम कन्नड़ में गए जी, जितने लोग इम्तियाज़ जलील साहब को वोट देने वाले, क्या मंजर था, सब भगवे लिबास में पहने हुए, हमको भी भगवी शाली पहना रहे हैं,
उसके बाद में हम गए धंगर समाज की तरफ, सब पीले लिबास में मबलूस, पीले शाले हमको पढ़ाई जा रही है। क्या बेहतरीन कलर दिख रहा था, क्या गुलशन खिला था बिल्कुल हर कलर के अंदर। तो कलर का किसी के बाप की जागीर है क्या? जिसने अपना लिया उसका कलर है। भगवा भी हमारा है, पीला भी हमारा है, नीला भी हमारा है, हरा भी हमारा है, सारे कलर हमारे हैं। सर हॉस्पिटल के ताल्लुक से और वजाहत चाहूँगा मैं कि खाजा साहब ने कहा था कि 400 बेड है ना, 400 बेड का, तो वो है बीजेपी के अपने पंकज मुंडे उनका है। सर ये तो उनकी पार्टी है, उनका पैकेज है, सरकार ने पैसा दिया है। लोग कहते हैं इसमें खाजा साहब का ऐसा क्या रूल है? मतलब ठीक है आवाज़ उठाए, लेकिन फंड आवाज़ उठाए वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने वहाँ पर एक स्मारक बनाने की डिमांड थी, स्मारक बनाने को अलाट हो रहा था वो। इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरा नेतृत्व करके, पूरा पाठ पुरावा करके, इसके अंदर क़यादत करके, और तमाम जो स्मारक के फेवर में थे इन लोगों की राय हमवार की कि यहाँ पर हॉस्पिटल हमको बनाना है, उसके लिए फंड भैया। स्मारक का फंड अलग, हॉस्पिटल का फंड बड़ा। स्मारक को फंड था 1 रुपया, हॉस्पिटल को फंड था 10 रुपया। तो ये फंड का पूरा अरेंजमेंट इम्तियाज साहब ने कराए, टेंडर इसका डिज़ाइन भी इम्तियाज साहब ने सिलेक्ट कराए और टेंडर भी फाइनलाइज कराए। फंड से कुछ पैसे गए सर इसके अंदर? फंड से कहीं कुछ जब गवर्नमेंट बना रही तो जा तुम जेब पे छल्ला डाल रहे, कोई किसी की जेब से, ये जीतते फिर रहे सब जेबों में से बनाते क्या? गवर्नमेंट किस काम करती है, सब गवर्नमेंट के फंड से होता। हम टैक्सेस देते हैं, गवर्नमेंट का पैसा जमा होता, अच्छी तजवीज़ आती, गवर्नमेंट काम करके देती। सर आखिरी में जाते जाते आने वाले जो 7-8 दिन बचे हैं, कितना चैलेंजेस मानते हैं आप? इतने लोग मैदान में हैं, यानी वाकई चैलेंज भरा है कि मतलब रहा आसान है? सिवाय मैदान में इम्तियाज जलील साहब के कौन आपको दिखाई दे रहा, बताओ, जो टक्कर दे? 37 है ना साहब, 37 उम्मीदवार है ना। अरे गुमनामी की जिंदगी जी रहे बेचारे जिंदों ने उनको, लोग तो इम्तियाज जलील साहब को चाह रहे हैं ना। हर समाज का वोट, आप मेरी बात को मजाक में मत लो, हर समाज का वोट अगर किसी को मिल रहा है तो सिर्फ इम्तियाज जलील साहब को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि 5 साल आपने पार्लियामेंट में खड़े रह के सारे समाजों की बात को उठाया। आपने शहर के अंदर जो नफरत फैला के रखी थी बीजेपी वालों ने, शिवसेना वालों ने, इस नफरत को मोहब्बत में अगर किसी ने बदला तो इम्तियाज जलील साहब ने बदला। मैं तो कहता हूँ इम्तियाज जलील साहब ने और 25 साल तक काम नहीं भी किया तो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो नफरतों को कम करके उन्होंने जो मोहब्बतें पैदा कर ली, कोई सुरमा में दम नहीं है ये माहौल को पलट दे और बदल दे, वो काम इम्तियाज जलील साहब ने कर। सर आप इतनी हाई लेवल की बात कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी चंद्रकांत खैरे साहब है, इधर से वंचित भगवान, ठीक है, लेकिन प्रकाश चमेटा साहब बड़ी शख्सियत है साहब, ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पार्टियां, आप ऐसा कैसा कर रहे हैं? आप सब समझ में आ जाएंगे। आपके एक बात का सवाल, मैं तमाम अवाम की जितने सियासी सूझबूझ रखने वाले लोगों से मेरा सवाल है जी कि महाविकास आघाड़ी जी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी मिलकर लड़ रही है जी, 48 सीटें लड़ रही है जी, क्या वजह है? पूरे महाराष्ट्र के अंदर तुमको एक मुसलमान दिखाई नहीं देता, एक सीट नहीं देते तुमने किसी मुसलमान को। और औरंगाबाद में जब हम अपने दम और खम के ऊपर यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक क़यादत मुसलमानों ने खड़ी की, सारे समाजों ने मिलकर खड़े किए, आगे उसका सत्यानाश मट्टी पलित करने को छोड़ दिया, सुपारियाँ दे के लोगों को दे दिया, उनको कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े तबाह बर्बाद करने को। सर सोशल मीडिया पे देखा था मैंने कि काय मुसलमान खड़े होता है तो फिर आप वहाँ सामने खड़े कर देते, ऐसा आपको आरोप लगता है? जहाँ आपने बोला ना सीट क्यों नहीं दी है, मान लो अगर 10 सीट दे देते मुसलमान, आप गैर जरूरी इनकी तरफदारी मत करो। ये ज़हनी तासुब रखने वाले लोग, बताओ पिछले इलेक्शन में किसको दिए थे? आरएन नसीर आपने बम्बई के वो 250 वोट से गिरे साहब, वो भी आप पे इल्जाम लगता है? असेंबली में गिरे भैया वो। हाँ तो कोई असेंबली, आप पार्लियामेंट की बात करो, इलेक्शन पार्लियामेंट का चल रहा, आप पार्लियामेंट की बात करो। ये लोगों को सिर्फ मुस्लिम समाज की वोट होना, और आज खैरुद्दीन भाई तो क्या मीठा मीठा बोल रहे, खैरुद्दीन भाई कितना मीठा बोल रहे, देख रहे आप। अब बता रहे हो मस्जिद में से निकलने के बाद दुआओं में कितना असर होता। पिछले इलेक्शन में ये महाशय क्या बोल रहे थे, वे गलीज और जलील इंसान को लेकर आ गए थे, हैदराबाद से क्या बातें नहीं किया था उन्होंने जी, यही थे ना, हिरवा पाइजे का भगवा पाइजे, यही थे ना जहरीला साहब बोलने वाले, हिरवा साहब बोलने वाले। एक सेकंड सुनिए साहब, आप पूरी बात कर ले तो आप साहब सवाल मारे तो। हाँ 25 से 30 साल पूरी नफरत की राजनीति करे, खुलेआम कहे कि मैं हिंदुओं के वोटों पे चुन के आता, मैं हिंदुओं का लीडर हूँ, मैं मुसलमानों का नहीं हूँ। आज कैसे इतने मुसलमान तुम्हारे नूर नजर बन गए, और मैं तो वो मुसलमानों की सोच पे मेरे को अफसोस आ रहा, जो उनको लेके जिंदाबाद कर रहे हैं और इनको बात करने की बात कर रहे। अभी नरेंद्र मोदी, कल का स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी का, दाने डाल रहे उद्धव ठाकरे के सामने, कुछ हुआ तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मैं हूँ, तुम्हारी दास्तान पे नहीं रहने वाली है, दास्तान के अंदर इस इलेक्शन के अंदर अभी से दाने फेंक रहे उद्धव ठाकरे के सामने नरेंद्र मोदी। क्या गारंटी कि कल ये लोग नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाएंगे? मुसलमानों होश की दवा खाओ, नादानी में अपनी सियासी इत्तेहाद को पारा पारा मत करो। 40 साल के बाद में ये एजाज़ हमको मिला हुआ है खासदार का, इम्तियाज जलील साहब ने वो हिम्मत और जरूरत दिखाई, आ गए सब भरने को फामा,
आ गए सुपारियाँ लेके, आ गए कॉन्ट्रैक्ट लेके, कैसा गिराना कैसा गिराना कैसा गिराना, जिसका ऊपर वाला सीधे पे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जीरो रह जाएंगे, जीरो। सर जब खैरे साहब की आपने बात की है सर, अगर उनके सोच में अगर आप बहुत सालों बाद बदलाव आ रहा है, एक सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है सर? देखिए साहब, नाक को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, नाक जब भी उगलता है ना तो जहर उगलता है। अफसोस में तो मैं हूँ, अचंभे में हूँ कि ये अमरूद किधर से उगल रहा, ये सिर्फ 13 तारीख 14 तारीख तक का खेल है क्या ये? और जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इम्तियाज जलील ने यूँ करा, इम्तियाज जलील ने त्यों करा, ऐसा करा वैसा करा, रगा फटने को आ जा रही, उनके कलेजे फटने को आ जा रहे, इतना बुरा बुरा बोल रहे। इनके मुंह से कभी चंद्रकांत खैरे के खिलाफ एक लफ्ज़ निकला क्या? इनके मुंह से कभी भुमरे के खिलाफ में एक लफ्ज़ निकला? एक सेकंड, इनके मुंह से कभी वो जीवन राजपूत खड़े हुए उनके खिलाफ में एक लफ्ज़ निकला क्या? संजय जगताप हत्ती लेके खड़े हुए, इनके मुंह से एक लफ्ज़ निकला क्या? इसका साफ मतलब ये है कि तुम में हिम्मत नहीं है इनके खिलाफ बोलने की। क्यों? तो तुम इनके दुम छल्ले बन के मैदानों में आए। सर मैंने भी इनके 2-4 सभा कवर किया हूँ, वो भी खैरे साहब के ऊपर आरोप करते हैं कि 20 साल से इन्होंने विकास का काम नहीं किया। मैं खुद का गवाह हूँ सर, मैं था सभा के अंदर सर। आप कह रहे हैं नाम नहीं लेते हो, कह रहे 20 साल से। किसने कह रहे बोलो, आप किसकी बात कर रहे बोलो? मैं जो तो वंचित अघाड़ी के प्लेटफॉर्म की बात करूँ, वहाँ के स्टेट से बात निकली है, कह रहे किसने बोला ये बात? नाम बोलो मेरे को। साहब है, अफसर वो वंचित के कौन है? वो उनका वंचित से कोई लेना देना है क्या? वंचित के पदाधिकारी है वो अफसर भाई तो। अरे मैं, आपने किन का नाम लिए, बोलिए उनका। अरे भाई उम्मीदवार अलग, अरे ये बेगानी शादी में क्यों परेशान हो रहे? यही तो हमारा बोलना है। खैरे साहब को बोल रहे साहब, अरे यही तो हमारा बोलना है। अरे क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, सब हमको मालूम जी। दबे दबे बोलो, माँ का दूध पीते हो कि 2018 के अंदर किसने दंगल कराया था, बोलो खुल्ला। नहीं मालूम था? नहीं मालूम था? राम मंदिर का पूरा बायोग्राफी बताते हैं, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, यूं हो गया त्यों हो गया। किसने जलाया था गरीबों की दुकानों को, मालूम है ना सब तुमको? किसने जाके दंगलखोरों की मदद करा था? ले नाम लेते क्या? सत्यपाल भुमरे का नाम लेते क्या? पालक मंत्री बनने के बाद में मुस्लिम बहुल इलाकों को 10 रुपए का फंड नहीं दिए। ये हम बोलते छाती ठोक के, ये तो हमारा उनसे कोई साठगांठ नहीं है। जिनकी साठगांठ है वो दबे लफ्जों में बोलते हैं। सुपारी कहीं और से ली जा रही है भैया, ये इत्तेहाद को तोड़ने की बात है। और जनता ये सब अच्छी तरीके से जान चुकी, अवाम बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी। और ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये 13 तारीख के बाद ये खेल ख़त्म। असेंबली में जब तुम आएंगे ना, बहुत अच्छा स्वागत आपका हो जाएंगे। सर आपने जब जशागन दंगी की बात की तो मैंने कल के परसों देखा अपने फेसबुक पे, वो बच्चा, नौजवान बच्चा हारिस का वो इंतकाल हुआ था, तो उस पर भी कमेंट्स आते हैं कि भाई वहाँ पर घर पे नहीं गए, इंसाफ नहीं दिलाया। कौन नहीं गए, कौन नहीं दिलाया? अरे आप लोग, हम तो सब तरफ चल जाते हैं। ये जो अहत्या के खड़े ये खाते, खाली फार्मा भर के सुपारे ले लेते क्या? बोलो ना मेरे को, ये खाते। अरे वो गए थे क्या? आप गए थे? वो गए थे क्या? बोलो, छोड़ दो। हम गए थे नहीं गए थे, हम सबसे बुरे लोग हैं। अरे हम सबसे बुरे लोग हैं भाई, आसमान को उतरे हुए तो वो है, वो गए थे क्या? मैं उनसे पूछूंगा सर, आप तो जवाब दीजिए, आप गए थे क्या? आप, मैं तो पूछूंगा उनसे इंशाल्लाह, इसके बाद कभी मुलाकात होगी सवाल करूंगा उनसे भी। जितने महरूसिन थे सबसे हम मिले जी, जितने पीड़ित थे हम मिले, जितने लोग अंदर बाहर हुए हम उनसे मिले, जितने लोग तबाह ताराज हुए, जिनकी दुकानों को नज़र आतिश किया गया, ज़ाती सरफे से ज़ाती खर्चे से सारे समाज के लोगों की दुकानें बना के हमने दिए। फिर से कारोबार को उनको लगाए। चाराने किसको देते नहीं, चाराने का माल लाते नहीं, जेब में से 2 रुपये खर्चा करते। अरे वो तो उनने करा था, अरे ये तो इनने करा था। कब तक ये आपा खेलेंगे? आपा कब तक खेलेंगे? अब मैदान में उतरे ना, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, सब मालूम हो जाएगा आटे दाल का भाव। सर एक आखिरी सवाल, कि आपको नहीं लगता सर कि एक मुसलमानों की अपने आपस में इसे लड़ने भिड़ने से कहने कि मुस्लिम इत्तेहाद भी पारा होगा और कहने का फिरका फरक नुकसान होगा? आखिरी सवाल है मेरा। हर दौर में मीर सादिक और मीर जाफ़र रहे हुए, आप दुनिया दे दो उनको, वो मीर जाफ़र ही रहने वाले, वो मीर सादिक ही रहने वाले। ये हमारा जवाब इसके ऊपर। सब हर दौर में रहे हुए, तो इस दौर में कैसे नहीं रहेंगे? और यहाँ पे पहले तो छुपे हुए, अब तो खुले हैं, बड़े आसानी से इनको पहचान सकते, सामने भी आ रहे हैं। 13 तारीख के दिन जब वोटिंग होगी ना जी, और 14 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, ये जितने दिल आज़ारी करने की बातें करें, अल्फाजों का इस्तेमाल कहाँ तक जा रहा, किस हद तक, कितने निचले दर्जे पे तुम्हारी सोच जा रही, सर कभी देखे क्या? मैं नहीं बात कर सकता क्या? सब मालूम है कि तुम कितने दूध के धुले हुए, ये कितने दूध के धुले हुए, किसने मुरमुरा मस्जिद की दुकान खाया हुआ है, किसने गवर्नमेंट की लैंड पे बैठा हुआ है, किसने यूनिवर्सिटी के अंदर जाके वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को बेचा हुआ है। बोलो नामा, तुम तो आरोप लगा रहे, मैं तो नाम के साथ बोलूँगा।
पुरावा है सर आपके पास? आरिफ हुसैन ये पुरावे पहले जेब में रखता, बाद में आरोप लगाता। मगर ये जो आए बादशाह हाक रहे ना, जी किसी इलेक्शन लड़ रहे ना, हमने पहले बोले कि भाषा के स्तर को संभालो, स्तर को संभालो भाषाओं की। ठीक है, मेरा ज़ाती बहुत कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ तो ये हज़ारों लोग देखने वाले, हमारी माँ बहनें घर में बैठ के देखने वाली, जिम्मेदार शहर के बादशाह लोग देखने वाले, आने वाली नौजवान नस्ल देखने वाली। क्या पैसेज दे रहे तुम कि खुद अपने आप को 30 मार्का दिखाने को? मैं भी कुछ भी बोल सकता, कौन रोकेंगे मेरा? क्या कर लेंगे मेरा? ये जितने बातें कर रहे मेरे नज़दीक भी नहीं आ सकते अगर मैं कुछ बोल दूँ। मगर हमको एक दूसरे का लिहाज रखना पड़ेगा, हमको भाषाओं के स्तर को संभालना पड़ेगा, अल्फाजों को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ज़ाती नुकसान होगा तो तुम्हारा ज़ाती नुकसान है, लेकिन कौम के एहतियात को मत भी करने की कोशिश करो। इसीलिए मैं आखिरी में कहूँगा, अवाम और जनता से मेरी अदबन गुजारिश है कि मेरा ज़ाती नुकसान कितना भी होगा करके मैं चिल्ला रहूँगा, लेकिन मिल्लत के मफाद के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने घर का एक एक वोट का इस्तेमाल करूँ और इतना बड़ा इत्तेहाद दिखाओ कि मीर जाफ़र और मीर सादिक कभी आने वाले इलेक्शनों में दिखने ना पाए। देखिए, इस तरह से हमने एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब से बेबाक बात की। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो काफ़ी सवाल उठ रहे थे, मैंने उसकी दरमियान से बात उठाया हूँ। मेरे अपनी कोई मन की बात नहीं थी। और ख़ास करके औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के लेकर, शिवाजी महाराज के मोड़े वो उस बात को लेकर, मुग़लों से हमारा कोई वास्ता नहीं उसको लेकर, बड़े बेबाक तरीके से, क्योंकि इससे पहले जो मुलाकात हुई थी तो ज़रा वो छुपे छुपे अंदाज सवाल हुआ था। मैंने बहुत खुल के पूछा हूँ, अब साहब ने जवाब दिया है। ये तमाम हमारी गुफ्तगू जनता की अदालत में, आपको तय करना है इसमें क्या सही है क्या गलत है। मेरा काम था, जनता की राय थी, एक अपील थी कि ये बात पूछ लीजिए ताकि जो भी है चल रहा है संघर्ष, ये कम से कम इसको विराम मिले। बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। आप देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।